हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ये वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं लिस्ट करूँगा वन पीस टॉप 40 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स जो करंटली वन आर्क में प्रेजेंट है। डिस्क्लेमर, ये लिस्ट कोई भी सोर्स से छापा हुआ नहीं है, ये कम्प्लीटली मेरा ओपिनियन बेस्ड है। तो किसी को भी ये लिस्ट का कोई भी पार्ट में या कैरेक्टर्स का प्लेसमेंट में डिसएग्री होगा, नीचे जाके कमेंट कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ में कुछ कैरेक्टर्स ऐसा है जो ये लिस्ट में नहीं आ पाया, कुछ कैरेक्टर्स ऐसा भी है जिसका पावर हम लोग अब तक स्टोरी में नहीं बताया, और एक महान कैरेक्टर ऐसा भी है जो ये लिस्ट में आने के लिए कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है, तो वो भी नहीं आ पाया। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 40 में शिशिलियन और उसका पूरा सब दोस्त लोग। ये लोग बहुत एक्सपीरियंस बैटल वॉरियर्स है मिंग ट्राइब का, जो कि बहुत देर से नेकोमामुशो और इनुराशी को सर्व कर रहा है। ये लोग का बेस फॉर्म में ये लोग का स्पीड, रिफ्लेक्स और पावर बहुत अच्छा है, और सुलोंग फॉर्म में वो सभी बहुत हद तक मल्टीप्लाई हो जाता है। पर ये फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का एक कंडीशन और डिसएडवांटेज भी है, जैसा कि एक फुल मून का नाइट होना चाहिए ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और टाइम लिमिट या स्टेमिना लिमिट। तो नंबर 39 में ह्योगोरो को एडवांस आर्मामेंट हाकी या रियो में कंप्लीट मास्टरी है। ये अपना प्राइम में बहुत स्ट्रॉन्ग स्वर्ड्समैन भी था, पर अभी ये बूढ़ा और मेल नरिश्ड हो गया बोल के मैंने उसको यहाँ में रखा है। और हाँ, ये थोड़ा देर तक अपना प्राइम में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। तो नंबर 38 में ओनीमारू। ये वो फॉक्स है जो ह्यूमनाइट फॉर्म में जोरो का शिशुई चुरा लिया था, फिर जोरो के साथ थोड़ा देर तक फाइटिंग भी किया था। भले ही जोरो सीरियस नहीं था, तब भी वो 2 स्वर्ड्स यूज़ कर रहा था और ये बहुत देर तक टिका भी था, तो मेरा हिसाब से 38 ठीक है इसके लिए। तो नंबर 37 में चॉपर शायद से 9 पॉइंट्स यूज़ करता है, पर इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बोलने से तो मॉन्स्टर पॉइंट ही है, जिसमें इसका अटैक और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और अभी इसका टाइम लिमिट भी बढ़ गया है, तो इन शॉर्ट चॉपर बहुत तगड़ा है। नंबर 36 में नामी विद ज्यूस। अब नामी अकेला में बहुत कुछ करता है, जैसे मिराज टेम्पो हो गया, शॉर्ट वेदर कंट्रोलिंग स्किल्स हो गया, और भी बहुत कुछ। और ज्यूस का तो अटैक पावर बहुत ही ज़्यादा है, पर अभी के लिए मुझे लगता है ये लोग दोनों का कंपैटिबिलिटी या फिर टीम वर्क अभी तक ठीक से बना नहीं है, तो अभी के लिए नामी यहाँ में। तो नंबर 35 में कांजुरो का जब इंट्रोडक्शन हुआ था, ये अपना पावर फेक कर रहा था। असली में बहुत स्किल्ड आर्टिस्ट है, और इसका पावर तो वही है, अपना आर्ट को लाइफ देना। तो मुझे लगता है इससे वो बहुत अलग अलग टाइप का अटैक भी कर सकता है, और एक स्किल स्वर्ड्समैन भी है, तो इसलिए मैंने कांजुरो को 35 में रखा है। तो नंबर 34 में बचा कुछ है बिग मॉम पायरेट्स। तो बिग मॉम जब वानो में आया था, जब किंग बिग मॉम का शिप को उल्टा कर दिया था, तो बिग मॉम को छोड़ के, स्मूदी को छोड़ के, दाइफुको को छोड़ के और पेरोस्पर को छोड़ के, जो लोग भी वो शिप में था, सबको मैंने मिलजुला के ये 34 में डाल दिया। क्योंकि वो लोग मतलब वानो में भी स्टोरी में इरेलेवेंट है, वो लोग मतलब नहीं कहाँ है पता भी नहीं है, तब भी वो लोग बिग मॉम पायरेट्स का एग्जीक्यूटिव है बोल के ये 34 में डाल दिया मैंने। तो नंबर 33 में टाई है रॉबिन और ओकीको के बीच में। सबसे पहले ओकीको में आते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वर्ड्समैन है, और ये कांजुरो को हराने में भी शायद से अपना फुल स्ट्रेंथ यूज़ नहीं किया फर्स्ट फाइट में, और काइदो से अपना लेफ्ट हैंड खोने के बाद भी बहुत काम रहा, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ बहुत है। और रॉबिन का बोलने से तो फ्लावर फ्रूट का यूज़र है, और ये लॉन्ग रेंज फाइटर है, बैटल टैक्टिक्स बहुत यूज़ करता है, और अभी के लिए ओकीको से शायद से थोड़े से नीचे ही है, पर तब भी मुझे लग रही है ब्लैक मैने के साथ जो अभी फाइटिंग हो रही है उसमें बहुत इंप्रूव करेगा और सेमी लेवल में पहुंच जाएगा। तो अभी के लिए दोनों 33 में। नंबर 32 में है किनेमोन। अब किनेमोन जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो इतना तगड़ा नहीं था, पर अचानक से वानो में आने का, स्पेशल ये ओदेन का पास आर्क का बाद, तो उसका आमने सामने का हाइप थोड़ा बदल गया, जैसा लीडर ऑफ द स्कैबर्ड्स बोल के। तो हाँ, और उसका फिल्म कटिंग वाला स्किल्स भी है, और वो एक डिसेंट स्वर्ड्समैन भी है, मतलब तो उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। मतलब मेरे को लगता है कि किनेमोन एटलीस्ट इतना तगड़ा होगा। नंबर 31 में है नंबर्स। अभी नंबर्स उनके सिर्फ एक का बात नहीं कर रहा हूँ, तीनों का एक साथ बात कर रहा हूँ, और एक नंबर्स को शायद से ये और जूनियर के साथ कंपेयर किया जा रहा था, तो तीनों मिलकर सोच ही सकते हैं कितना तगड़ा होगा। तो मुझे लगता है 31 ये लोग के लिए सही है। नंबर 30 में टाई है ईजो और ब्रूक का बीच में। सबसे पहले ईजो में आते हैं। मुझे नहीं पता वो कितना तगड़ा है, पर उसका बाउंटी शायद से 500 मिलियन का ऊपर में है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा बाउंटी इक्वल स्ट्रेंथ, पर अगर 500 मिलियन से ऊपर है मतलब कुछ तो तगड़ा होगा ही, और शायद से उसको अपना स्ट्रेंथ शोकेस करने के लिए कभी स्क्रीन टाइम नहीं मिला। और ब्रूक का बोलने से तो वो हमेशा से एक अच्छा स्वर्ड्समैन था, उसका म्यूजिकल अटैक्स भी है, और वो बहुत फास्ट भी है, क्योंकि वो सिर्फ हड्डी है, उसका कोई हड्डी मतलब काट देने से या क्रश कर देने से भी वो नहीं मरेगा, पर डैमेज ज़रूर लेगा, और मुझे लगता है हर स्ट्रॉयर्स का जैसा वो भी वानो में इम्प्रूव होगा। 29 में है पेज 1। अब पेज 1 एक एंशिएंट जोन डेवल फ्रूट का यूज़र है, टोबिरोप्पो का शायद से वीकेस्ट मेंबर होगा, पर तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग देखा सांजी का रेड सूट का साथ वो जो किक जो था उसका बाद भी ये उठ गया, पर बिग मोम का वो स्लैम से डाउन हो गया, पर तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है 29 इसके लिए सही है। 28 में है उल्टी, या उल्टी बोलने में अच्छा लग रहा है, अल्टी। तो ये अल्टी जैसे कि हम लोग देखा इधर उधर बहुत बार मार खाया, पर उठ भी गया, बहुत लोग को मारा भी, और क्या लगता है ये एंशिएंट डेवल फ्रूट यूज़र है, टोबिरोप्पो का एक मेंबर है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और पेज 1 से तो स्ट्रॉन्ग है ये अल्टी, तो इसलिए 28 सही है इसके लिए।
27 में है दाइफुकू। अब दाइफुकू कहाँ में वो नहीं पता, पर ये बिग मॉम पायरेट्स का एक एग्जीक्यूटिव है और ओल्डेस्ट सन में भी एक है ये, और एक कुछ जीनी जैसा यूज़ करता है, पेट को रब करने से निकलता है और वो जीनी शिप को आधा आधा काट सकता है, इतना तगड़ा है। और बिग मॉम पायरेट्स का एग्जीक्यूटिव है बोल के इतना तगड़ा मेरे को लगता है होगा, और इसलिए दाइफुकू को 27 में रख दिया। नंबर 26 में अपू एक साउंड बेस्ड डेविल फ्रूट यूज़ करता है, और ये लिस्ट का ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि जैसे कि हम लोग देखा क्या तो उसका एक बहुत बड़ा वीकनेस है, और अगर इसका ओपोनेंट इसका वीकनेस को जानता है तो इसको हराना इतना मुश्किल नहीं है, और अगर इसका ओपोनेंट इसका वीकनेस को नहीं जानता तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर हो सकता है। और अभी के लिए अपू यहाँ में 25 में कावामत्सु। अब ये वाटर ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करता है, मज़ा आ गया, वाटर में कुछ यूज़ करता है, और कहते हैं इसका बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता, पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वर्ड्समैन है ये पता है, और ओदेन का एग्जीक्यूटिव में भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ में डाल दिया। नंबर 24 में ब्लैक मरिया। ये टोबिरोपो का एक मेंबर है, एंशिएंट जोन डेविल फ्रूट यूज़र है, बहुत लंबा है, और इसका जोन एक बड़ा स्पाइडर है, और करंटली ये ब्रूक और रॉबिन के साथ फाइटिंग कर रहा है। नंबर 23 में सासाकी टोबिरोपो का एक मेंबर है, एंशिएंट जोन डेविल फ्रूट यूज़र है, और मुझे जहाँ तक लगता है टोबिरोपो में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और इसका स्वॉर्ड स्किल्स भी बहुत बढ़िया है, और ये उड़ भी सकता है थोड़ा। 22 में है फ्रैंकी बोलने से मैं जनरल फ्रैंकी का बात कर रहा हूँ, और ये लेटेस्ट इसका सासाकी का साथ जो फाइट हो उसके बाद मुझे नहीं लगता ये यहाँ से नीचे होगा, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, और अभी के लिए फ्रैंकी को यहाँ में रखा है। 21 में हॉकिंस। ये स्ट्रॉ डेविल फ्रूट का यूज़र है, इसका कुछ एबिलिटी बोलने से प्रेडिक्शन हो गया, और ये अपना डैमेज किसी और में ट्रांसफ़र भी कर सकता है, और ये एक स्ट्रॉ स्वॉर्ड भी यूज़ करता है, और इसको मैंने फ्रैंकी से ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि इसका फुल पावर अभी तक पता नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो का पार्ट 1 ख़त्म होता है। मैं एक ही बार में बनाने का सोचा था, पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उनके 2 पार्ट में काट दिया। पार्ट 2 कल आ जाएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।